अस्सलाम वालेकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिस्ट्री बाय जेडन में एक बार फिर से आपको ज़ैन इकबाल की तरफ से खुशामदीद। तो हम बढ़ते हैं आपके आज के जो है वो टॉपिक की तरफ, मगर उस तरफ मूव करने से पहले जो है वो मैं आप लोगों को जो है लास्ट टॉपिक जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। लास्ट में हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में, और उम्मीद करता हूँ वो आपको समझ भी आ गया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो या किसी ने वो लेक्चर जो है वो मिस कर दिया हो तो वो जो है प्रीवियस लेक्चर को जो है वो केमिस्ट्री बाय जेडन के प्लेटफॉर्म से दोबारा फिर जो है वो सुन सकता है। तो उसके बाद आज हम मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत आसान है, विद इन मिनट्स आपने समझना है। इंतहाई शॉर्ट सा जो है वो टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है उसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने से पहले मैं एक जो है वो जनरल सी एग्जांपल दूंगा जहाँ आप जो है वो रिलेटिव का कंसेप्ट समझेंगे। रिलेटिव जो है हम रूटीन में जो है किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, रिलेट करने के लिए जो है वो एक टर्म यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं रिलेटिव। तो रिलेट करने के लिए जो है वो हम कहते हैं रिलेटिव का टर्म यूज़ करते हैं। अब सपोज़ करें मैं केमिस्ट्री का टीचर जो है वो स्कूल में जाता हूँ केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। माई फर्स्ट डे मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, 2-4 लोगों को जो है मेरा नाम याद हो जाता है, मेजॉरिटी को मेरा नाम नहीं पता होता। तो मुझे जब भी जो है वो पुकारेंगे, बुलाएंगे, देखेंगे तो वो कहेंगे ये किस चीज़ के टीचर हैं? केमिस्ट्री के टीचर हैं। अब देखें मेरा नाम क्या है, ज़ैन इकबाल है। मुझे वो ज़ैन इकबाल से रिलेट नहीं कर रहे हैं, उनकी जो किससे रिलेट कर रहे हैं? केमिस्ट्री से। तो इसी तरह से जो है एक अननाउन चीज़ को, क्योंकि मैं उनके लिए क्या था, अननाउन। तो केमिस्ट्री के अंदर भी जो है एक अननाउन एटम का जो है वो मास फाइंड आउट करने के लिए हम उसको किससे रिलेट करते हैं? किसी भी चीज़ के साथ जिसका मास हमें नाउन हो। जिस तरह मेरा केमिस्ट्री का सब्जेक्ट नाउन था, उन्होंने मुझे किससे रिलेट कर दिया? केमिस्ट्री से। तो यहाँ जो है हमने एटम जिसका मास हमें मालूम है उसके साथ रिलेट करना है एक ऐसे एटम को जिसका मास हमें मालूम नहीं है। इस तरह से हम एक अननाउन एटम का जो है वो मास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या चीज़? अब मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेट एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का जो है मास रिलेटिव टू द कार्बन 12। तो यहाँ हमने किसी भी अननाउन जो है वो एटम को जो है वो लेना है। सपोज करें मैं यहाँ लिख देता हूँ अननाउन एटम। अननाउन ले लिया XYZ, उसको किससे रिलेट करना है? कार्बन 12 से। तो अननाउन को जो है वो रिलेट करना है कार्बन 12 से। तो इस तरह से हम जो है उस एटम का मास जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। तो देखें यहाँ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स के जहन में आता है, आना भी चाहिए, कि कार्बन 12 को ही क्यों लेते हैं हम हमेशा? तो इसके कुछ रीज़न है, वो हम जो है इन द एंड ऑफ टॉपिक जो डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल से जो है वो अपने रिलेटिव एटॉमिक मास की टर्म को समझते हैं। अब सपोज करें हमें कहा जाता है कि हाइड्रोजन का जो है वो एटॉमिक मास जो है 1.008 AMU है। तो ये कैसे पता चला, क्यों, कैसे? तो ये हमने जो है वो फाइंड आउट किया था कार्बन 12 से रिलेट करके, क्योंकि कार्बन 12 का हमें क्या था, मास फाइंड आउट था। तो हमने क्या कह दिया कि कार्बन 12 से रिलेट किया है। किसको रिलेट किया है? हाइड्रोजन को, जो कि क्या है, अननाउन है। अननाउन को जब हमने रिलेट किया कार्बन 12 से, तो हम इस नतीजे पहुंचे कि कार्बन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 12 टाइम हैवियर है किससे? हाइड्रोजन से। इस तरह से जो है अगर हमें ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन भी अननाउन है, उसका मास भी हमें मालूम नहीं है, तो हम फिर कार्बन 12 से रिलेट करेंगे। तो कार्बन 12 से जब हमने रिलेट किया तो कार्बन 12 का मास जो है दोबारा फिर हमें मालूम है वो कितना है, 12। और ऑक्सीजन का हमें मालूम नहीं था। जब हमने रिलेट किया, ऑक्सीजन हमारे लिए क्या था, अननाउन था। तो जब रिलेट करने से ऑक्सीजन का मास हुआ तो वो हमें पता चला कि ऑक्सीजन जो है ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हैवियर देन कार्बन। तो यहाँ से हम किसी भी चीज़ का जो है वो मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कंपैरिजन के तरीक़ेकार से। तो इसको कहते हैं रिलेट करना, कंपेयर करना, इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखें रिलेटिव एटॉमिक मास में मैं एक टर्म वो कॉमनली यूज़ कर रहा हूँ, कार्बन 12। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, कोई भी अननोन एटम हो सकता है XYZ, उसको रिलेट किससे करना है? कार्बन 12 से। तो यहाँ फिर एक क्वेश्चन आता है कार्बन 12 से ही क्यों रिलेट करना है? तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर जो है वो आपको अभी मिलने जा रहा है, अटेंटिवली सुनना है इस बात को।
कंडीशन टू मेक अ स्टैंडर्ड एटम, किसी भी एटम को स्टैंडर्ड लेने के लिए हमने कुछ कंडीशंस को जो है वो ज़हन में रखना है कि जो भी हम स्टैंडर्ड लेंगे वो इन कंडीशन पे फुलफिल होना चाहिए। मोस्ट अबंडेंट, सबसे पहली कंडीशन जो है, कोई भी एटम जिसको हम जो है वो कंपेयर करने के लिए, रिलेट करने के लिए स्टैंडर्ड के तौर पर ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है मोस्ट अबंडेंट की टर्म को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप देखिए, आप डेली लाइफ में देखते हैं, हम जो है वो शॉप पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, सब्जी वाले के पास जो है, ग्रासरी वाले के पास, तो वहाँ बॉर्ड हमें नज़र आता है, तो वो किस में नज़र आता है, आयरन की फॉर्म में। अब आयरन में क्यों नहीं लेता है, तो क्योंकि आयरन क्या है, मोस्ट अबंडेंट है, इजीली अवेलेबल, तो हम आयरन को जो है वो मोस्टली बॉर्ड देखते हैं। कभी हम लकड़ी के नहीं देखते, कभी हम जो है गोल्ड के बॉर्ड नहीं देखेंगे आम रूटीन में। तो इसकी रीज़न क्या है कि मोस्ट अबंडेंट क्या है, आयरन है, ईजीली अवेलेबल है, चीप है। अब उसके बाद दूसरी जो कंडीशन देखनी है वो ये भी देखनी है कि स्टेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि मोस्ट अबंडेंट तो हो, स्टेबल ना हो, तो उससे क्या होगा कि हमारे वेट में एरर आ जाएगा। अब देखिए, अगर हम जो है एक अनस्टेबल कंपाउंड लेते हैं, आपका बाड जो है आयरन के बजाय हम लेते हैं लकड़ी की। अब लकड़ी जो है वो मोस्ट अबंडेंट तो है, अवेलेबल तो होगी, मगर वो स्टेबल नहीं होगी। और तीसरी जो अहम चीज़ है वो है होल नंबर मास, के मास जो है वो होल नंबर में होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए, पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ की जो है तीन कंडीशन को हमने ध्यान में रखना है। तो अब हम देखते हैं कि कार्बन जो है वो इन कंडीशन को फॉलो करता है। कार्बन मोस्ट अबंडेंट है, जी बिल्कुल, कार्बन जो है वो मोस्ट अबंडेंट है। उसके बाद कार्बन स्टेबल भी है, जी बिल्कुल जी, कार्बन स्टेबल भी है। कार्बन का मास होल नंबर में, बिल्कुल जी होल नंबर में है, 12.00 AMU, तो वो क्या है, होल नंबर में है। तो ये तीनों कंडीशन जो है वो कार्बन फुलफिल कर रहा है। तो इस वजह से हमने जो है कार्बन को जो है ले लिया एज ए स्टैंडर्ड ले लिया है। तो आज का टॉपिक जो है मैं वाइंड अप करने जा रहा हूँ। आपने जो जो है अटेंटिवली सुनना है। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, किसी भी अननोन एटम का जो है एटॉमिक मास को जो है फाइंड आउट करने के लिए रिलेटिव एटॉमिक मास को हम जो है यूज़ करते हैं। उसमें जो है अननोन एटम का जो है वो एटॉमिक मास हम फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, कार्बन 12 से रिलेट करते हैं। अब देखें, कोई भी चीज़ जो है या तो वो भारी हो सकती है कार्बन 12 से, या तो जो है वो लाइटर हो सकती है, और यहाँ वो इक्वल हो सकती है। तीन कंडीशंस हैं। तो वो किस तरह पता चलेगा कि जो है हैवियर है, लाइटर है, इक्वल है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, कंपैरिजन का फार्मूला लेना है, कंपेयर करना है एक चीज़ को दूसरे चीज़ से। तो हमें पता चल जाएगा कौन सी चीज़ की कार्बन से जो है वो हैवियर है, अगर हैवियर है तो कितने टाइम्स हैवियर है, अगर लाइटर है तो कितने टाइम्स लाइटर है। तो ये सारी बातें जो है वो हमें पता चल जाएंगी जब हम कंपेयर करेंगे कार्बन 12 को अननोन एटम के साथ। अब देखिए, उसमें मैंने एक टर्म यूज़ की कार्बन 12, तो मैंने कहा कार्बन 12 क्यों लिया, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड जो लेते हैं उसके लिए तीन कंडीशन होती है, मोस्ट अबंडेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और होल नंबर में मास होना चाहिए। जब हम कार्बन की तरफ देखते हैं तो कार्बन के अंदर ये तीनों कंडीशन आ रही होती जो कि फुलफिल हो रही। तो इस वजह से हमने जो है कार्बन 12 को लिया एज ए स्टैंडर्ड। तो जब भी हम जो है वो कंपेयर करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, तो हम कार्बन 12 को क्या लेते हैं, एज ए स्टैंडर्ड। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज़। मगर टॉपिक वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर आपको अहम बात करने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक केमिस्ट्री बाय जेडन को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो व्यूअर्स तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।